Hello student, welcome back. My name is Ramesh Singh Rathore. You are watching intensive tutoring. Today we are going to discuss the remaining portion of determination of concentration of solutions. तो हमारा जो बाकी का पोर्शन बच गया था मोलैलिटी के बाद के कुछ जो जनरल टर्म्स एक दो और बच गए थे, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, तो वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी होती क्या है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला वाइज याद करो तो भी बेटर, क्योंकि दोनों फॉर्मूला वाइज थोड़ा बेटर याद होने में अच्छा रहता है और इजी वे में आपको प्रॉपर मेमोराइज हो जाएगा। तो फॉर्मेशन वाइज देखेंगे इसका क्या होता है। इसका फॉर्मेशन होगा आपके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एन से। तो जब भी आपको बोला जाए कि देखो डेफिनेशन अगर आप बोलो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी टर्म है, आप इसी से रिलेट कर सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कितने में 1 लीटर सॉल्यूशन आपका ओवरऑल होगा, उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अवेलेबल है, वही आपको क्या हो जाएगा, उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इजी वे में फाइंड आउट हो जाता है या फिर क्वेश्चन में गिवन भी होता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। बट आपको मेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना आना चाहिए। फिर सबसे मेन टर्म होता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या होगा आपके, मैं बात करूं किसी कंपाउंड के लिए, किसके लिए, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए। फॉर एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ग्राम इक्विवेलेंट विल बी, अब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है किसके लिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के लिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले अगर मान लो मैं एक बेस्ट एग्जांपल की बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या देखा हमारे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी कोई कंपाउंड अगर अपने पास में गिवन हो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वो एसिड है बेस है, अगर वो नहीं समझ में आता है, या फिर मान लो अगर एसिड और बेस की कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा, जनरली मान लो न्यूट्रल कोई कंपाउंड है, होगा एसिड बेस में भी, लेकिन क्या होगा अपने पास में, ये एक नॉर्मली H प्लस OH आयन जो आपके पास में होते हैं ना, आप जैसे H पॉजिटिव आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जिसकी वजह से आप एसिडिटी और बेसिसिटी के डिफरेंस पे आप उसको डिवाइड करके इजी वे में ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हो। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। बट अभी यहाँ पर हमारे पास में देखो OH वाला कोई कंपोजिशन नहीं है, H वाला भी नहीं है, तो फिर इसमें क्या किया जाए, ऐसे कंपोजिशन या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया जाए, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सिंपल सी चीज है, देखो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया, अगर इसको आयनाइज किया जाएगा तो किसी स्टेट में टूटेगा, ये Ca+2 प्लस CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन है आपके यहाँ सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम का आयन सेपरेट हो जाएगा कैल्शियम+2 स्टेट में। अब ये जो इक्वेशन है, नॉर्मली जब भी किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी कंपाउंड की जब भी बात करें, किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, उसके अंदर उसके जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वो किसका टोटल सम होगा, उसके जो आयन होते हैं उसके पर्टिकुलर के इंडिविजुअल, जैसे ये कोई एक आयन हो गया, ये इसका कोई आयन हो गया, मतलब इसके जो रेडिकल होते हैं, इन टोटल सारे रेडिकल्स के जो पर्टिकुलर अलग अलग आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, उनका टोटल सम क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपोनेंट का, इस पूरे मॉलिक्यूल का ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसे होता है, देखो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, इसका सिंपल सा फॉर्मेशन है। अगर ऐसा कोई आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेशन आपको क्या काम में लेना है वो आप देख लो। ऊपर आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, नीचे आपको मेंशन करना है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो अपने पास में ये सिंपल सा फॉर्मेशन है, अगर आप काम में लेते हो तो आपका इससे काम हो जाएगा। ऊपर आपको मॉलिक्यूलर मास मेंशन करना, नीचे आपको वैलेंसी मेंशन करनी है। तो कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी कितनी दे, चार्ज कितना देगा, चार्ज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, +2 आ गया चार्ज यहाँ पर। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 डिवाइड बाय 2 प्लस कार्बोनेट में क्या होता है आपके, कार्बोनेट, कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 3,
16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया टोटल आपके पास में? 16 3 जा 48। उसके बाद 48 प्लस 12 कितना हो गया? 60। 60 डिवाइड बाय ऊपर चार्ज कितना है? 2। पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करना आपको, पॉजिटिव नेगेटिविटी यहाँ पे मेंशन नहीं, यहाँ से नंबर मेंशन करना है आपको। तो अब आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 डिवाइड बाय 2 20 और 60 डिवाइड बाय 2 30। ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पर? 50। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 50। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये तो हमारे पास में इस कंपाउंड की बात हो गई। अब बात करते हैं एसिड और बेस के रिगार्डिंग, ठीक है? तो एसिड और बेस के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा आपका? सबसे इजी है इनका, आपको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। 4 एसिड। अब एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करना काफी इजी, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें H2SO4। क्या ले लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले लेंगे। जब भी हमें एसिड के लिए कैलकुलेशन करनी है तो सबसे सिंपल सा फॉर्मेशन है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, वही आपका ऊपर तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीन क्या होता है? देखो मॉलिक्यूलर मास तो सिंपल तरीका वही, आपको टोटल सम इनके मॉलिक्यूलर वेट जितने होते हैं या मॉलिक्यूलर मास सबको ऐड कर दो, टोटल सम आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास फॉर द गिवन कंपाउंड, फॉर गिवन एसिड और फॉर गिवन बेस। बट इनके केस में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे बेसिसिटी की बात करूं, बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। क्या होता है बेसिसिटी मीन्स? नंबर ऑफ H plus ion which can be released from one molecule। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आपके रिलीज होते हैं जब आप उसको आयनाइज करते हो, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आपके रिलीज होते हैं। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है, फिर पूरा फॉर्मेशन क्या होता है? H2SO4। तो अगर मान लो इसको मैं सेपरेट करूं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन एटम में तो कितने आयन रिलीज होंगे हाइड्रोजन के? 2 H प्लस आयन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो वही हमारे क्या हो जाएगी उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? देखो कैलकुलेट कर लो। H2 का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 होता है, सिंगल ऑक्सीजन का 4 है, 16 4 जा 64। ओवरऑल कितना हो गया आपके ये हो जाएगा आपके 639 90 94 96 98। ओवरऑल कितना हो गया? 98। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी। कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है ये? 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही देगा ना, सिंपल सी चीज। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो ओवरऑल आंसर आएगा इसका 49। 49 क्या हो जाएंगे इसके? ग्राम इक्विवेलेंट फॉर द गिवन कंपाउंड फॉर द गिवन एसिड। तो इस तरह से हम किसके लिए निकालते हैं? एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट हमारा बचता है बेस के लिए, कि बेस के लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो वो भी सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो ये हटा देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4 बेस। पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा एसिडिटी। चलो हटा देते हैं, वापस मिलते, कोई इश्यू नहीं है उसका। अब देखो बेस के लिए क्या करना? बेस अब जिस सिंपल सा मैंने एज्यूम किया CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास में कोई एक बेस दे रखा है। इस बेस के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ग्राम इक्विवेलेंट फॉर गिवन बेस। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मेशन वोकाबुलरी रहने वाला है, सिंपल से जो पहले यूज किया था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में क्या लिखना? अब वहां पर क्या था? बेसिसिटी, क्योंकि वहां पर एसिड की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ H प्लस आयन वहां पे दे सकता था वो।
लेकिन यहाँ पर क्या देगा, नंबर ऑफ OH। यहाँ पर देखो अगर इसको सेपरेट करते तो क्या बच जाएगा, ये Ca+2 NOH माइनस। तो यहाँ पे क्या दे सकता है, ये OH माइनस आयन दे सकता है, इस वजह से ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वापस प्रॉपर लिख देते हैं। क्या कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसके लिए फॉर्मेशन क्या लिखेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। क्या हो जाएगा, एसिडिटी। ठीक है, अब एसिडिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास में, तो एसिडिटी की वैल्यू देखो वो की वही सेम जैसे पहले किया था, वो का वही काम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन बेस, या फिर जितने नंबर ऑफ OH आयन अगर वो रिलीज कर रहा है आयनाइज होने के बाद में, वही उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी। तो अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन है, 2, तो नीचे एसिडिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2। उसके बाद में यहां तक तो समझ में आ गया, नीचे 2 कैसे आए, क्योंकि ये किसकी नंबर ऑफ OH आयन, कितने OH आयन है देखो, कैल्शियम है और OH आपके हाइड्रोक्साइड आयन कितने, 2 दे रखे थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एसिडिटी आपकी हो जाएगी 2। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कैसे करोगे, इनको ऐड कर लो जरा वापस, यहाँ पे देख लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है 20 मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, तो डबल आएगा इसे कितना 40, कैल्शियम का 40। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपके पास में 2 एटम है, इनका कितना है, ट्वाइस है। ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 16 प्लस 1 17, और 17 का क्या ओवरऑल ट्वाइस है, तो कितना हो जाएगा 70 2 34, तो 40 प्लस 34 हो जाएगा आपके 74। अब ये वैल्यू क्या मॉलिक्यूलर मास की, यहाँ लिख दो 74, डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा आपके 37। तो हमेशा अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मॉलिक्यूल ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी 37। ठीक है, तो ऐसे आप किसी के लिए भी ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले सिंपल कंपाउंड के लिए निकाली, फिर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए निकाली, थोड़ा बड़ा सा कोई कंपाउंड था उसके लिए निकाली, देन उसके बाद में एसिड के लिए निकाली, और लास्ट में हमने किसके लिए निकाली है, बेस के लिए कैलकुलेट किए। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड के लिए, कोई भी आपको कोई कंपाउंड देगा, मॉलिक्यूल देगा, उसके लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करके नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हो। क्योंकि जैसे आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, उसमें किसका डिवाइड करना, ओनली आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स को लीटर में प्रेजेंट करना है, लीटर में शो करना है, उसके बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। तो देखो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द normality of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम, ऐसे कर लो। इसका भी अमाउंट मेंशन कर देते ताकि अपने पास में क्या हो, एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए। ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच dissolved in 1000 ले लेते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन, या फिर आपका 1 लीटर सॉल्यूशन सेम होगा वही। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने दे रखा है। नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आपको इसका क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। और देन आप जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अभी जस्ट निकाला था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट था 37, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा 1000। इसको आप वैल्यू करके आंसर करोगे तो आपके पास में प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो जरा।
नॉर्मेलिटी निकालनी है, पहले सबसे पहले हम वही पैरामीटर मेंशन करेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन आपके सामने है 10 ग्राम्स ऑफ CaOH होल्ड वाइज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितने ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम। उसके बाद सेकेंड चीज हमें दे रखी है 1000 ml सॉल्यूशन। थोड़ा वेरिएशन ला देते थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसे सिंपल 1000 तो 1 लीटर सीधे आएगा, हमें वैल्यू कन्वर्जन का समझ में नहीं आएगा। 100 ml कर लेते हैं, ठीक है। अब 100 ml सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो अगर 100 ml सॉल्यूशन है मतलब वॉल्यूम ऑफ कितना देर का हमारे पास में 100 ml, इसको 1000 से डिवाइड करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में ये लीटर में, क्योंकि हमें किसमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 1000, ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया, 0,000 कट हो गया, बचेगा क्या आपके पास में 1/10 लीटर, ठीक है। ये तो हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया इसको, लीटर में। आप वहां पर भी लास्ट में मेंशन कर सकते हो, बट मैंने यहीं पे सोल्व कर देता है इजी में डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करना रह जाए। 1/10 लीटर में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ सॉलिड हमारे पास में 10 ग्राम दे रखा है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, पहले वो चीज की इंक्लूड कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर आपको क्या मेंशन करना है 10 ग्राम। उन जो एग्जांपल में हमने बात की थी वहां पर हमने क्या किया था, सीधा सिर्फ कंपाउंड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा है, इस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉलिड जितना दे रखा है डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, और ये वाली चीज है तो थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देते हैं। अब गिवन मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने निकाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना था, इसके लिए था हमारे पास में 37, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं, अगर मानो अभी नहीं समझ में आई हो, वापस आप भूल गए हो, तो पीछे जाके वीडियो में बैक जाके आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हमने 37 कैलकुलेट किया है। अब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास में 10 डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 37, तो ये हमारे पास में आ गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइड बाय 37, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके आ गया 1/10 लीटर। दोनों वैल्यू यही चाहिए थी हमें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास में 10/37 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना 1/10, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा। अगर मान लो इन दोनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देख लो इस फॉर्मूले के ये आगे मेंशन कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वो हमारा हो जाएगा 10/37 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका हो जाएगा 1/10। आंसर क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका ऊपर डिवाइड बाय 1, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 0.2702 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ओवरऑल आंसर आपका आ गया 2.7027 n, ठीक है। तो ये किसके लिए वैल्यू आ गई, नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन गिवन था अपने को, 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया था हमने, वोटर या एक्वस के एक सॉल्यूशन बनाया था कितना 100 ml का, उसके लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2.7027 n, ठीक है। ऐसे हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 की बात करो या फिर प्रिपरेशन करो, जेई प्रिपरेशन की बात करें, नीट के प्रिपरेशन की बात, जहां पर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वहां पर आपको मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल राउट्स लो जो आपका होता है, उसके अंदर भी काम में आएगा। आगे जो डेरिवेशन आती है सोल्यूशन चैप्टर के अंदर, जितनी भी डेरिवेशन आती है, उन सारी डेरिवेशन में मोल फ्रैक्शन का मतलब काफी ज्यादा इंक्लूजन होता है, वहां पर काफी ज्यादा इसकी नीड होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन के फॉर्मेशन या फिर इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसको फॉर्मुला वाइज, और देन फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिफाइन कैसे करें, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन is defined as the ratio of moles of one component to the total moles of solution। जो आपकी क्या क्या उसे सोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन वाइज फिर से देख लो एक बार, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स अवेलेबल है वो आपके नीचे आ जाएंगे, और उसके अलावा जिस कंपोनेंट के लिए आपको क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसको आप ऊपर लिख दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेशन था मोल फ्रैक्शन का। कैसे, देखो इसको सिस्टमेटिक देख लेते थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन को एक बार रिप्रेजेंटेशन इसका जब भी किया जाता है, अगर आप एक्स लिखते हो ना, सेम वैसा ही आता है, थोड़ा लंबा वाला एक्स होगा, इसको हम कहते हैं काई। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, काई। ठीक है, तो इसको काई बोला जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब इजी वे में हमारे समझ में आ जा रहा है, मेमोराइज करने में भी इजी हो जाए, और थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे, क्योंकि बार बार काई वर्ड यूज करके थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो एक्चुअली इसका डिनोशन तो क्या होता है, काई वर्ड से ही किया जाता है, बट इसको हम भी यूज करेंगे एस एक्स, इसको एक्स ही बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अगर मान लो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी इसलिए लिखा है क्योंकि दो कंपोनेंट जब भी सॉल्यूशन में कंसीडरेशन किया जाता है, ये आपको सिमिलर कंसीडरेशन ही करना है, हमेशा आपको इसी वे में इसको कंसीडर करना है। क्योंकि अगर आप उल्टा कंसीडरेशन करोगे, डेरिवेशन आपकी मिस्टेक नहीं, कहीं पर मिस्टेक कहीं नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, जब डेरिवेशन आप सोल्व करोगे तो आपको वहां पर सारे प्रॉपर, जैसे वो होगा बी और ए के अरेंजमेंट में, लेकिन आप कर रहे हो ए और बी के अरेंजमेंट, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में और पैरामीटर को समझने में बुक के अकॉर्डिंग। तो अब बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बुक में हमेशा एक कंसिडरेशन किया जाता है, जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सोल्यूट को हमेशा माना जाता है बी और सॉल्वेंट को हमेशा माना जाता है ए। ठीक है, तो आपको भी यही मेंशन करना है, सोल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की बात करें बी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंस, काई बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखना है आपको, मैंने क्या लिखा था, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब वन कंपोनेंट कौन सा, जिसकी बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करें, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है मोल्स को। तो किसकी बात करें, सोल्यूट के लिए, तो एनबी डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की मोल्स की बात करेंगे, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, Na प्लस, ऐसे कर सकते हैं Na प्लस या फिर Nb प्लस Na, तो उल्टा भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो Na प्लस Nb दोनों कंपोनेंट के मोल का टोटल सम आपके पास आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। काई बी इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन किसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सिमिलर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काई ए से डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर देखो अब किसका सिग्निफिकेंस आएगा, जब हम ए की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात करें, तो ऊपर भी क्या आएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Na प्लस Nb। नीचे तो आपका टोटल सम ही आने वाला है पूरे सॉल्यूशन का, तो आपके पास में काई ए इक्वल टू ये हो जाएगा और काई बी इक्वल टू
ये टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट के रेफरेंस में। अब इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे यूज करें, कैसे इसको यूज क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइंड आउट दी मोल फ्रैक्शन फॉर ईच कंपोनेंट in solution in which मेथेनॉल, या फिर चलो सिंपल, हाँ चलो मेथेनॉल ले लेते हैं। इन विच मेथेनॉल CH3 और जिसको हम क्या बोलेंगे मेथेनॉल, मेथेन और OH का क्या लगता है पीछे आपके देखो, OH का क्या लगे ओल, क्या बचेगा मेथेन प्लस ओल मेथेनॉल। इन विच मेथेनॉल, अब इसका अमाउंट भी लिख देते हैं कितने ग्राम इसको ऐड करना है, 20 ग्राम मेथेनॉल dissolved in यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कितना ml सोल्यूशन ले लेते हैं 80 ml सॉल्वेंट ऑफ वाटर को आपके एज सॉल्वेंट आप काम में ले, उसका कितना ले लिया आपने 80 ml ले लिया सॉल्वेंट का, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये कितना ग्राम ले लिया है 20 ग्राम्स काम में ले लिया है। अब आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सी टर्म की बात करते हैं। जब भी मोल्स की कैलकुलेशन होती है तो मोल्स में क्या होता है, ऊपर आता है मॉलिक्यूलर, ऊपर आता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें मास कितना है 20 ग्राम्स है और डिसॉल्व्ड इन 80 ml सॉल्वेंट ऑफ वाटर। अब हमें क्या करना है, उस वाटर की डेंसिटी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 80 ml वॉल्यूम दे रखा है, इसको हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वाटर की डेंसिटी मेंशन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी गिवन, डेंसिटी दे देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर डेंसिटी फॉर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस वे में भी कर सकते हो आप, जिस वे में करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी इसकी वाटर डेंसिटी आ गई, मतलब सॉल्वेंट की डेंसिटी आपको गिवन है और सोल्यूट का तो ऑलरेडी आपको देखो 20 ग्राम मास में ही दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके, सबसे पहली बात जो गिवन टर्म्स है उनको मेंशन कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेथेनॉल 20 ग्राम। ठीक है, अगर इसके मोल्स निकालने हो, मोल्स ऑफ CH3OH सोल्यूट की ही बात कर रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा NB मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपका हो जाएगा मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, ऊपर लिख देते हैं मास अपॉन, शॉर्ट में लिख देते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड करो ढंग से। C का कार्बन का 12 होता है, 12 3 15 प्लस 1 16 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 16 प्लस 16 32। तो ये हमारे पास में मोल्स ऑफ CH3OH आ गए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, ये तो किस चीज में गिवन था हमारे पास में, अब सोल्वेंट के लिए बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना देगा आपको, वॉल्यूम कितना है 18 ml। लेकिन मुझे किसकी नीड होती है हमेशा, मास की। तो मेरे वॉल्यूम किसी काम का नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस मास को, इस ml जो देगा वॉल्यूम देगा, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मास के अंदर। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन, डेंसिटी फॉर वाटर इज इक्वल टू
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सिंपल सा मेंशन विदाउट, अगर मान लो वाटर भी नहीं मेंशन कर रखा है, जो भी आपके सोलवेंट आप काम में ले रहे हो उस सोलवेंट की डेंसिटी भी अगर गिवन है तो कुछ इश्यू इसमें नहीं आता, ठीक है ना। इसको ऐसे पास में मिलता है कि स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी हमें गिवन है, तो यहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग देते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मेशन होता है। डेंसिटी कितनी है 1 इज इक्वल टू मास में फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय मास किसका, सॉल्वेंट का, मैं ml लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना देखा है 80 ml। अब इसको 80 ml को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके आ जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास में आ गया, तो इसके लिए भी मोल्स निकाल लो आप जल्दी से। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना देगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास हमारे पास में अभी हमने कैलकुलेट किया 80 ग्राम, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना, किसके लिए निकालना है, वाटर के लिए। वाटर क्या होता है आपका H2O, H2O के लिए मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन कितना 2, 16 प्लस 2 18, तो नीचे कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गए। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, Na से। ये आपका Na और ये आपका Nb। अब आपको सिंपल सा फॉर्मेशन जो था मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन क्या था आपके पास में, काई ए की बात करते हैं, मतलब पहले सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। काई ए इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, और सेकेंड आपका हो जाएगा Xb, या काई बी इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो इनकी वैल्यू आप पुट करके इनका सिंपल सा आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको देखो Nb की वैल्यू भी बता दी है और Na की वैल्यू भी बता दी है। दोनों वैल्यूज को पुट करो तो सिस्टमेटिक दोनों वैल्यूज को एक बार पुट कर लेते हैं। ये एक फॉर्मेशन आगे लिख देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें। काई ए इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb इज इक्वल टू, Na की वैल्यू कितनी है अपने पास में, Na 18, 80 बाई 18 डिवाइड बाय Na प्लस Nb, ये कितना हो जाएगा आपके, Na की वैल्यू अगेन 80 बाई 18 प्लस Nb की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 32। इसको सोल्व हो जाएगा आपके 876 मोल, ठीक है। तो ये तो आपके पास में आ गया मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल 0.87, इसके लिए आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो जाएगा आपके, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ये इसकी वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। Nb की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी देर की Nb की 20 डिवाइड बाय 32। नीचे तो आपके दोनों सिमिलर टर्म ही आएगी, वो की वही आएगी 80 डिवाइड बाय 18 प्लस 20 डिवाइड बाय 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1232। ओके, तो ये हमारे पास में किसके लिए आ गई, काई ए और काई बी की वैल्यू दोनों हमारे पास में आ गई है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही आपका काई मोल फ्रैक्शन है ना, ये तो देखो काई बी की वैल्यू निकाली आपने यहाँ पर, इसकी वैल्यू है काई बी, तो काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1232। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 0.1232 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.876। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गए हमारे नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक छोटे छोटे, ठीक है। इसमें हमने सीखा ग्राम प्लेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स वगैरह सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो एक बार आप वीडियो को देख करके इस वीडियो को फिर से देखें, वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए आंसर्स कैसे निकालें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज इंटरेस्टेड ट्यूटोरियल।
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।